Assalamu alaikum. My name is Tahir Anwar, and today I came with the new informative video about immigration to Australia. As you know, from 1st July, Australia has changed immigration policy for overseas. If you are on visitor visa, you cannot change your visitor visa to student category, and if you are already in Australia and if your age is 35 years and you are still on student visa, you cannot even change your student category to work permit. So this new policy has drastically changed so many things to the newcomers that they are planning to move to the Australia. So today I'm going to discuss on the subclass 189 visa category that can give you a new avenue for you to migrate to Australia with your skill immigration. So there is three type of skill immigration in Australia currently. The number first, skill independent visa 189 subclass, skill nominated visa, that is 190 subclass, and the third one is skill regional visa subclass 489. So these, among these three of the skill visa category, I will be discussing on subclass independent visa 189. This special visa is for those people that they are seeking immigration to Australia in coming days or in coming months. So today I will be thoroughly discussing in all the pathways by which procedure you can immigrate to Australia with the very easy steps by applying online, submitting your EOI, that is expression of interest, and then you will be scoring what is the scoring criteria for becoming eligible for applying the visa and get the invitation from Australian immigration. So if you are new to my channel, please subscribe Travel with Tahir Anwar and click on the bell icon so you can receive my new videos in coming days. Who is eligible for skill immigration 189 subclass visa? Let me tell you in detail. In this visa category, you have to go through the all list of occupations in which you will have to see your occupation, either it's present in the list or not. आज मैं आपको जिस वीडियो के बारे में मालूमात देने जा रहा हूँ, ये ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन के हवाले से है। इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा हाल ही में ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन ने 1 जुलाई से जो चेंजेस इमिग्रेशन रूल के अंदर लेकर आई है उनके बारे में, और मैं एड्रेस करूंगा स्पेसिफिकली स्किल इमिग्रेशन सब क्लास 189 वीजा के बारे में। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ट्रैवल विद ताहिर अनवर को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस आपको मुस्तकबिल में मिल सकें। तो चलें वीडियो का आगाज करते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 1 जुलाई से ऐलान किया है कि अब जो भी लोग विजिटर वीजा पर ऑस्ट्रेलिया आएंगे वो ना तो अपने वीजा को स्टूडेंट वीजा में कन्वर्ट कर सकें, बल्कि वो दोबारा अपने मुल्क लौटेंगे बगैर किसी कन्वर्जन के। तो इसके बाद उन्होंने दूसरा जो ऐलान किया वो स्टूडेंट वीजा के हवाले से, वो लोग जो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया के अंदर हैं और जो स्टडी कर रहे हैं, तो उन्होंने उनके लिए भी अनाउंस किया कि अगर उनकी स्टडी कंप्लीट होती है और वो उनकी उम्र 35 साल से ज्यादा है और वो इंग्लिश के जो थ्रेशोल्ड है, जो इंग्लिश का जो लेवल है, उनका आइल्स के अंदर जो इनका इंग्लिश की जो रिक्वायरमेंट है वो स्पीकिंग, रीडिंग, लिसनिंग और राइटिंग के अंदर अगर 7 स्कोर नहीं करते तो ऑस्ट्रेलिया में वो मजीद ठहर नहीं सकते। तो इसके मद्दे मुकाबिल हम आपको बताएंगे आज उस वीजा कैटेगरी के बारे में जो कि आपको बगैर किसी स्पॉन्सर के, बगैर किसी वीजा ऑफर के, बगैर किसी एम्प्लॉयर ऑफर के आपको ऑस्ट्रेलिया मूव करवाएगा, और उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं मैं आपको डिटेल में बताता हूं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि ऑस्ट्रेलिया में 3 किस्म की स्किल इमिग्रेशन इस वक्त हो रही है, जिसके अंदर सबसे पहली मैं आपको बताऊंगा कि जिसे कहते हैं स्किल इंडिपेंडेंट सब क्लास 189 वीजा, जिसके अंदर जो है वो किसी भी किस्म का स्पॉन्सर या फिर जॉब ऑफर की जरूरत नहीं पड़ती। यहीं से जो आपकी स्किल सिस्टम में उन्होंने दी हुई है कि अगर आप उस स्किल के अंदर फाल होते हैं तो आप इजीली अप्लाई करते हैं। दूसरी जो कैटेगरी है स्किल की, उसे कहते हैं स्किल नॉमिनेटेड वीजा, जो कि स्टेट की तरफ से होता है, जो इसे कहते हैं 190 सब क्लास। तो इसके बाद तीसरी जो कैटेगरी आती है उसमें जो है वो आपका स्किल
रीजनल वीजा, जो कि जो है वो रीजन की तरफ से ये कैटेगरी अनाउंस की गई है। तो इस कैटेगरी का नाम सब क्लास 489 है। तो आज की डिटेल में स्पेसिफिकली मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी होने जा रही है, इसलिए मैं सिर्फ आज सब क्लास 189 जो कि नॉन स्पॉन्सर, जिसके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती एम्प्लॉयर की तरफ से कि वो आपको हायर करे, आप डायरेक्टली जो है वो अपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को फाइल करते हैं, जिसके कोई फीस नहीं, कुछ चार्जेस नहीं है। आप अपना सारा कुछ सिस्टम से यहाँ से डालते हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करते हैं। वो मैं आपको मजीद डिटेल के अंदर बताऊंगा कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है। उसको पूरा करने के बाद आप वीजे के लिए अप्लाई करते हो, और जब आपका जैसे कि कनाडा ने एक्सप्रेस एंट्री के अंदर जो लकी ड्रॉ का सिस्टम किया, इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने भी जो है वो लकी ड्रॉ के तहत जो है वो जब इसका ड्रॉ निकलता है, तो अगर आप उस स्कोर के अंदर आते हैं जो कि मिनिमम 65 और इससे ऊपर जो है ना वो 75 85 तक जो है वो स्कोरिंग जारी होती है, तो उस स्कोर के अंदर अगर आपका नाम आ जाता है तो आपको एक ईमेल मौसूल होगी, जो कि किसकी तरफ से होगी, वो होगी आपके होम अफेयर्स की तरफ से, ऑस्ट्रेलिया की जानिब से। तो उसमें आपको इनविटेशन भेजी गई होगी, जिसमें आपको वो इनवाइट करेंगे वीजा अप्लाई करने के लिए। आप वीजा अप्लाई करते हैं, उसकी फीस भरते हैं, फीस भी बाद में भरी जाएगी जब आपको इन्विटेशन मौसूल होगी। तो जब वीजा फाइल करते हैं तो विद इन 2 वीक्स आपको वीजा इशू कर दिया जाता है। तो उसी वक्त जब वीजा इशू कर दिया जाता है और आप जैसे ही ऑस्ट्रेलिया में लैंड करते हैं, तो उसी दिन से आपको परमानेंट रेजिडेंसी जो है वो मिल जाती है। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टेड है, बहुत ही जो है वो इंफॉर्मेटिव है। मेरे साथ जुड़िए रहिएगा ताकि मैं आपको मजीद सारी डिटेल्स और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बता सकूं। तो चलिए बात करते हैं कि स्किल सब क्लास 189 इंडिपेंडेंट वीजे के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और किस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर लेकर चलता हूं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एज की। अगर आपकी एज 45 से कम है तो आप इस वीजा कैटेगरी के लिए एलिजिबल हैं, और अगर आपकी एज 45 से ज्यादा है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। इसी तरीके से इसकी स्कोरिंग है, अगर 25 से 30 साल की उम्र है तो उसकी स्कोरिंग अलग है, अगर 32 से 40 साल है तो उसकी स्कोरिंग अलग है। तो वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपना स्कोर गेन कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे एज के बाद इंग्लिश है हमारे पास। इंग्लिश में 3 तरह की जो है वो उन्होंने कॉम्पिटेंसीज रखी है। इसमें पहली जो है कॉम्पिटेंट इंग्लिश, जिसके अंदर आइल्स चारों मॉड्यूल्स के अंदर 6 स्कोर करना जरूरी है। और दूसरे नंबर पे अगर बात की जाए, अगर आप 6 स्कोर करते हैं तो उसका पॉइंट 0 बनता है, लेकिन आप वीजे के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसके बाद जो दूसरा प्रोफिशिएंट इंग्लिश है, जिसमें आप इंग्लिश के जो आइल्स के मॉड्यूल्स हैं उसमें लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग और राइटिंग के अंदर जो है वो अगर आप स्कोर करते हैं 7 तो आपको 10 पॉइंट्स मिलते हैं। और अगर आप सुपीरियर इंग्लिश की कैटेगरी में फॉल होते हैं, जिसमें आपने तमाम चारों मॉड्यूल्स के अंदर 8 बैंड स्कोर करते हैं, तो आपके 20 स्कोर बनेंगे। इसके बाद अगर बात एज, हमारे पास दूसरा फैक्टर है, अगर एज आपकी 18 से 24 साल है तो आप 25 पॉइंट स्कोर करते हैं, और अगर आपकी एज 25 से 32 साल है तो आप 30 पॉइंट स्कोर करते हैं, और अगर आपकी एज 33 से 39 ईयर्स है तो आप 25 पॉइंट स्कोर करते हैं, और अगर आपकी एज 40 से 44 ईयर्स है तो आप 15 पॉइंट स्कोर करते हैं, और अबव 45 एलिजिबल नहीं होंगे इस कैटेगरी के लिए। अच्छा, अगर इसके बाद हम बात करते हैं कि 5 किस्म के इंग्लिश टेस्ट एक्सेप्टेड हैं इस वीजा कैटेगरी के लिए, जिसमें सबसे पहले आइल्स, जिसे इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट सिस्टम कहते हैं। दूसरे नंबर पे टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज, जिसे टॉफिल कहते हैं, आप वो टेस्ट भी दे सकते हैं। तीसरे नंबर पे पर्सन टेस्ट व्यू, जिसे पीटीई एकेडमिक कहते हैं, वो आपको देना होता है। चौथे नंबर पे अगर आप ओईटी अटेम्प्ट करते हैं तो ओईटी के अंदर चारों मॉड्यूल्स के अंदर भी आपको लेकर आना होता है। अच्छा, इसी तरीके से कैम्ब्रिज C1 एडवांस टेस्ट की बात की जाए तो उसमें भी आप जो है वो टेस्ट दे सकते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर एक्सपीरियंस की बात करते हैं, अगर आपकी एक्सपीरियंस 3 से 4 साल है तो 5 पॉइंट स्कोर करते हैं, 5 से 7 साल है तो 10 पॉइंट स्कोर करते हैं, और 8 से 10 साल है तो 15 पॉइंट स्कोर करते हैं। और अगर बात की जाए कि क्वालिफिकेशन की, अगर आपने डिप्लोमा या ट्रेड लेवल का कोई कोर्स किया है तो उसके 10 पॉइंट्स काउंट होते हैं। अगर आपने बैचलर और मास्टर डिग्री अचीव की है तो उसके 15 पॉइंट्स काउंट होते हैं, और अगर आपके पास डॉक्टरेट की डिग्री है तो आपके 20 पॉइंट्स काउंट होते हैं। अगर बात की जाए कि आपके पार्टनर पॉइंट्स की, पार्टनर पॉइंट से मुराद आपके स्पाउस की, तो स्पाउस की अगर इनकेस अगर आप सिंगल हैं तो आपको इसके 10 पॉइंट मिलते हैं, और अगर आपके
पार्टनर की जो स्किल्स वो लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशन के अंदर फॉल होती है। जैसे कि अगर आपकी पार्टनर भी डॉक्टर हैं या आपकी पार्टनर किसी इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड हैं या अगर वो नर्स हैं या फिर वो अगर किसी आईटी की जो फील्ड है वो फील्ड यहाँ पर इस स्किल लिस्ट के अंदर फॉल होती है तो उसके 10 पॉइंट आपको मिलते हैं। और अगर उनकी इंग्लिश जो है वो कॉम्पिटेंट है तो कॉम्पिटेंट से मुराद उनकी जो इंग्लिश है उसका स्कोर 6 बन रहा है तो उसके 5 पॉइंट आपको मिलेंगे। इसी तरीके से एक्स्ट्रा जो पॉइंट है वो स्पेशलिस्ट एजुकेशन के होते हैं। जैसे कि अगर आपने पीएचडी या रिसर्च कंडक्ट की है ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट से तो उसके 10 एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं। और इसी तरीके से अगर बात की जाए आपने अगर ऑस्ट्रेलिया के अंदर किसी किस्म का एक्सपीरियंस गेन किया है 1 से 2 साल का उसके 5 पॉइंट है। और अगर 3 से 4 साल का आपका एक्सपीरियंस है उसके 10 पॉइंट है। इसी तरीके से 5 से 7 साल का अगर एक्सपीरियंस है तो उसके 15 पॉइंट्स हैं। इसी तरीके से अगर 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस है तो उसके 20 पॉइंट काउंट किए जाते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप जाएंगे MEHomeAffairs.government.australia की वेबसाइट पर जहां आप चेक करेंगे अपनी लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशंस के बारे में, जहां आप चेक करेंगे कि आपकी जो ऑक्यूपेशन है उस लिस्ट के अंदर मौजूद है कि नहीं। अगर वो लिस्ट में मौजूद है तो उसके बाद फिर आप अपना एमी अकाउंट क्रिएट करेंगे। अगर कॉस्ट की बात की जाए कि ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन और सब क्लास 189 वीजा कैटेगरी की कॉस्ट कितनी है तो इसकी कॉस्ट टोटल आपको 4,765 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स की पड़ती है। जब आप इनविटेशन रिसीव कर लेंगे, जब आपका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट रिसीव हो जाता है इमिग्रेशन को और आप इनवाइटेड हो जाते हो, उसके बाद जब आप वीजा फाइल करते हो तब आपको ये पेमेंट करनी होती है। लास्ट जो ड्रॉ है वो 13 जून 2024 को अनाउंस किया गया था जिसके अंदर टोटल 5,000 से ज्यादा इनविटेशन भेजी गई थी, जिसमें सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट इनविटेशन थी वो नर्सेस को भेजी गई थी। मैं डिस्कस करूंगा मजीद डिटेल के किस किस्म की जो ऑक्यूपेशंस हैं वो रिक्वायर्ड हैं ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन को। अगर बात की जाए कि किस तरीके से EMOI के लिए जो है वो अप्लाई किया जाता है, सबसे पहले आप विजिट करेंगे एमी अकाउंट की वेबसाइट जो कि ऑस्ट्रेलिया की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो पहले स्टेप के अंदर आपने अपनी इंफॉर्मेशन ऐड करनी होगी। आपने अपना नाम, अपनी जो है वो डेट ऑफ बर्थ वगैरह आप अपना वहां पर लॉगिन पासवर्ड बनाएंगे। जब ये बनाने के बाद जब आपने अपनी इंफॉर्मेशन दे दी, दूसरा जो स्टेप होगा उसके अंदर आप अपने इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे। आपकी जो कि किस कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हैं, कौन सी स्किल इमिग्रेशन की कैटेगरी है, वो सारी चीजें आप जो है वो 1 बाय 1 आपको स्क्रीन पे जो है वो शो हो रही होंगी, वो आपने ऐड करनी होगी। तीसरे नंबर पे आपने अपना जब ये सारी चीजें कर ली, आपने अपनी एक्सपीरियंस, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट, आपकी जो है वो पार्टनर की स्किल्स, आपने जो है वो अपनी तमाम तर डिटेल जो आपसे रिक्वायर्ड की गई थी दूसरे स्टेप के अंदर, तीसरे स्टेप के अंदर आप अपने EOI जो आपका फुली रेडी हो चुका है उसको आप सबमिट करेंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद चौथा जो स्टेप होगा वो आपको वीजे की इनविटेशन का होगा जो कि ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन की तरफ से, होम अफेयर्स की तरफ से आपको भेजा जाएगा। जैसे ही आप इनविटेशन रिसीव कर लेते हैं तो विद इन 60 डेज आपको वीजे फाइल करना होता है। अगर आप 60 डेज के अंदर वीजा फाइल कर लेते हैं तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो कंसीडर की जाएगी। अगर 60 डेज से एक्सीड करता है प्रोसीजर तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, दोबारा से आपको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करना होगा। तो जैसे ही आप फाइल करते हैं, अपनी पेमेंट करते हैं, उसके बाद जो है वो आपको वीजा मुहैया कर दिया जाता है। अब मैं आपको उस ऑक्यूपेशन लिस्ट के बारे में और उसकी तरफ ले चलता हूं कि कौन से ऑक्यूपेशन रिक्वायर्ड हैं। तो मेरे स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा कि सबसे पहले जो है वो मेडिकल प्रोफेशनल्स की बात करते हैं कि रीनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट चाहिए, जनरल प्रैक्टिशनर चाहिए, प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन चाहिए, साइकेट्रिस्ट की रिक्वायरमेंट है, साइकेट्रिस्ट की नीड है, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट चाहिए इन्हें, पीडियाट्रिशियन जो है वो इस लिस्ट के अंदर फॉल होता है, ENT डॉक्टर्स इसमें आते हैं, पीडियाट्रिक सर्जन्स आते हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स आते हैं, न्यूरोसर्जरी से रिलेटेड जो डॉक्टर्स हैं वो इसमें फॉल होते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट की डिमांड है,
ऑप्टोमेट्रिस्ट की डिमांड है, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट की डिमांड है, मेडिकल प्रैक्टिशनर की डिमांड है, मेडिकल लेबोरेटरी साइंटिस्ट की डिमांड है, लाइफ साइंटिस्ट की डिमांड है, इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट की डिमांड है, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट की डिमांड है, डायग्नोस्टिक एंड इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट की डिमांड है, डर्माटोलॉजिस्ट की डिमांड है, क्लिनिकल हेमाटोलॉजिस्ट की डिमांड है, ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन को कार्डियोलॉजिस्ट की डिमांड है, कार्डियोथोरेसिक सर्जन्स की डिमांड है, मेडिकल रेडिएशन थेरेपिस्ट की डिमांड है, न्यूरोलॉजिस्ट की डिमांड है। और अगर दूसरे तरफ आते हैं कि नर्सिंग डिपार्टमेंट से कौन से अफराद जो है वो हाईली डिमांड है, तो इनमें जो है वो अगर बात की जाए तो रजिस्टर्ड नर्स मेडिकल प्रैक्टिस की डिमांड है, आरएन एज केयर की डिमांड है, आरएन मेंटल हेल्थ की डिमांड है, आरएन कम्युनिटी हेल्थ की डिमांड है, आरएन सर्जिकल डिमांड है, नर्स प्रैक्टिशनर की डिमांड है, नर्स रिसर्चर की डिमांड है। अच्छा, इसके अलावा जो है वो आरएन पीडियाट्रिक्स की डिमांड है, आरएन पेरी ऑपरेटिव की डिमांड है। इसी तरीके से बात की जाए आरएन डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी की डिमांड है, आरएन क्रिटिकल केयर एंड इमरजेंसी की डिमांड है, आरएन चाइल्ड एंड फैमिली केयर की डिमांड है, आरएन डिसेबिलिटी एंड रिहेबिलिटेशन की डिमांड है, नर्स क्लिनिकल डायरेक्टर की डिमांड है, इसी तरीके से मिडवाइफ की डिमांड है। और अगर इसके बाद हम बात करते हैं साइकोलॉजिस्ट की, तो साइकोलॉजिस्ट के अंदर बात की जाए तो साइकोलॉजिस्ट नॉट एल्सवेयर क्लासिफाइड की बात की जाए तो इनकी ज्यादा डिमांड है। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट की डिमांड है, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट की डिमांड है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इस लिस्ट के अंदर जो है वो मौजूद है। इसी तरीके से फिजियोथेरेपिस्ट की बात की जाए, फिजियोथेरेपिस्ट की डिमांड है, पीडियाट्रिस्ट की डिमांड है, पैथोलॉजिस्ट की डिमांड है, प्रोस्थेटिस्ट की डिमांड है, ऑस्टियोपैथ की डिमांड है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की डिमांड है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट की डिमांड है। इसी तरीके से अगर मैं आपको मजीद बताऊं, मीटियोरोलॉजिस्ट की डिमांड है जो मौसमियात के बारे में बताते हैं, मेरीन बायोलॉजिस्ट की डिमांड है। इसी तरीके से बायोटेक्नोलॉजिस्ट की डिमांड है, बायोकेमिस्ट की डिमांड है, बॉटनिस्ट की डिमांड है, ऑडियोलॉजिस्ट की डिमांड है, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट और फूड टेक्नोलॉजिस्ट की डिमांड है। इसी तरीके से अगर बात की जाए मजीद क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मैंने आपको बता दिया। अच्छा, इसी तरीके से चाइल्ड केयर सेंटर मैनेजर की डिमांड है, न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट की डिमांड है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट की डिमांड है, रेडियो कम्युनिकेशन टेक्नीशियन की डिमांड है। इसी तरीके से अगर बात की जाए तो पैनल बीटर की डिमांड है। इसी तरीके से मेडिकल डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजिस्ट की डिमांड है, हॉर्स ट्रेनर जो घोड़ों को ट्रेन करते हैं उनकी डिमांड है। इसी तरह फुटबॉलर की डिमांड है यहाँ पर। इसी तरीके से लैंड इकोनॉमिस्ट की डिमांड, मईशत से रिलेटेड जो अफराद होते हैं उनकी डिमांड है, लैंडस्केप की डिमांड है, कंप्यूटर नेटवर्क और सिस्टम इंजीनियर की डिमांड है, लॉकस्मिथ जो लॉक्स वगैरह बनाते हैं इनकी डिमांड है। अच्छा, इसी तरीके से म्यूजिक डायरेक्टर की डिमांड है, म्यूजिशियन की डिमांड है। तो बहुत वसी फील्ड, बहुत वसी लिस्ट है। इसमें सिर्फ मैंने उन अफराद को जो है वो सिलेक्ट किए जो कि 189 सब क्लास के अंदर फाल होते हैं, ये उनकी लिस्ट है। अच्छा, इसके बाद अगर बात की है मैनेजमेंट अकाउंटेंट की डिमांड है, मैनेजमेंट कंसल्टेंट की डिमांड है, आईसीटी बिजनेस एनालिस्ट की डिमांड है, इसी तरीके से आईसीटी सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट की डिमांड है, ये आईटी के अफराद के लिए मैं बता रहा हूँ, मल्टीमीडिया स्पेशलिस्ट की डिमांड है, अकाउंटेंट जनरल की डिमांड है, एग्रीकल्चरल कंसल्टेंट की डिमांड है, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट की डिमांड है, बात की जाए प्लम्बर की डिमांड है, इसी तरीके से एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेटर मैकेनिक्स की डिमांड है, शेफ ये जो किचन वगैरह में काम करते हैं अफराद इनकी डिमांड है, बैरिस्टर्स जो वकील हजरात हो गए इनकी डिमांड है, इसी तरीके से इकोनॉमिस्ट की डिमांड है, डेवलपर प्रोग्रामर की डिमांड है। अच्छा, इसके बाद अगर बात की जाए तो हमारे पास एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट की डिमांड है, फूड टेक्नोलॉजिस्ट की डिमांड है, फॉरेस्टर स्किल्स इन प्लांटिंग मैनेजिंग और केयरिंग ट्रीज, ये जो पौधों से रिलेटेड जो अफराद होते हैं जो पौधों का काम करते हैं, अगर इनके पास कोई ऐसी सनद है या ऐसी कोई डिप्लोमा है तो वो इस कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से जो है वो अगर बात की जाए मोटरसाइकिल मैकेनिक्स की डिमांड है, मेटल फैब्रिकेटर की डिमांड है, मेटल मैकेनिस्ट की डिमांड है, लिफ्ट मैकेनिक जो लिफ्ट के अंदर काम करते हैं, जो लिफ्ट्स होती हैं इनकी डिमांड है। अच्छा, इसी तरीके से माइनिंग इंजीनियर की डिमांड है, मोटर मैकेनिक की डिमांड है, प्रेशर वेल्डर की डिमांड है जो वेल्डिंग की फील्ड से रिलेटेड अफराद होते हैं। अच्छा, इसी प्रोडक्शन एंड प्लांट इंजीनियर की डिमांड है, क्वांटिटी सर्वेवर की डिमांड है। अच्छा, इसी फिजिक्स की डिमांड है, पेट्रोलियम इंजीनियर की डिमांड है, इंजीनियरिंग से रिलेटेड अफराद पे मैं भी डिटेल पे आ रहा हूँ। पेट्रोलियम इंजीनियर के अलावा नेचुरल एंड फिजिकल साइंस प्रोफेशनल की डिमांड है, नेवल आर्किटेक्ट की डिमांड है, मटेरियल इंजीनियर की डिमांड है, मैकेनिकल इंजीनियर की डिमांड है, इसी तरीके से एग्रीकल्चर इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, टेक्नीशियंस, इसी तरीके से आर्किटेक्ट
एरोनॉटिकल इंजीनियर, इसी तरीके से इलेक्ट्रीशियंस की डिमांड है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट ट्रेड वर्कर्स की डिमांड है, गैस फिटर जो होते हैं इनकी डिमांड है, इसी तरीके से वेल्डर फिटर की डिमांड है, ऑटोमेटिव इलेक्ट्रिशियन की डिमांड है, बायोमेडिकल इंजीनियर की डिमांड है, इसी तरीके से बोट बिल्डर एंड रिपेयर, जो कश्तियां वगैरह बनाते हैं इससे मुंसलिक जो अफराद होते हैं इनकी डिमांड है इस लिस्ट के अंदर। ब्रिकलेयर कहते हैं कि ये जो ईंटें वगैरह जो घर तामीर करते हैं ईंटों से, इससे रिलेटेड जो स्किल्स हैं उन अफराद की जो है वो भी शॉर्टेस्ट लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशन के अंदर आ रहे हैं, उनकी डिमांड है। अच्छा, कैबिनेट मेकर, वुड वर्कर की डिमांड है, कार्टोग्राफ, और या जो कार्टोग्राफर कहते हैं कि जो ये मैप वगैरह जो बनाते हैं आर्किटेक्चरिंग फील्ड से रिलेटेड होते हैं, तो इनकी डिमांड है बहुत ज़्यादा। केमिकल इंजीनियर की डिमांड है, सिविल इंजीनियर की अगर बात की है तो उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। सिविल इंजीनियर की जो अगर ड्रॉप पर्सन की बात की जाए तो उनकी डिमांड है। डीजल मोटर मैकेनिक जो से मुंसलिक अफराद की डिमांड है। ड्रेनर्स की डिमांड है। ग्लेजियर जो ग्लास फिटर हैं, जो दरवाजों के अंदर और जो खिड़कियों के अंदर जो ग्लास को फिट करते हैं उसे ग्लेजियर कहते हैं, उससे रिलेटेड मुंसलिक अफराद वो इस कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर बात की जाए हाइड्रोलॉजिस्ट की डिमांड है, जियो टेक्निकल्स की डिमांड है, इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स की डिमांड है। तो बहुत बड़ी वसी फील्ड है। इसके अंदर जितनी भी मैंने आपको बताएं, ये ज़बानी बताने का मकसद ये हुआ कि अगर मेरे मुंह से निकलने वाला कोई भी ऐसा शोबा जो आपसे मुंसलिक या आपसे ताल्लुक़ रखता हो तो आप इस कैटेगरी के अंदर ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन के लिए एलिजिबल हैं। आप अप्लाई कर सकते हैं, आजमा सकते हैं अपनी किस्मत को। तो आपने पैसे नहीं देने, कुछ नहीं करना। दो आपने काम करने, नंबर एक, आपके पास जो डिग्री, आपके पास डिप्लोमा या आपके पास मास्टर की डिग्री है, वो आपने ऑस्ट्रेलिया की जो बॉडी है जो कि असेसमेंट करती है डॉक्यूमेंट्स की कि आपकी जो डिग्री है उनके जो एजुकेशन सिस्टम के साथ वो मैच करती है या नहीं करती। एक तो वो आपने क्या करनी है, उसकी असेसमेंट करवानी है। दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है, आपने अपनी इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट देना होता है, जो कि मैंने आपको 5 किस्म के टेस्ट बताए कि उनमें से कोई भी आप टेस्ट देकर जो है वो आप इजीली अपने स्कोर अगर अचीव कर लेते हैं, जो आपका थ्रेशहोल्ड होगा और आपको वो मार्क्स देगा। तो जब वो आपके मार्क्स बन जाते हैं कॉम्पिटेंट या सुपीरियर या फिर आपकी किसी भी कैटेगरी में, आप 3 मैंने कैटेगरीज बताई थी, तो उनमें अगर फाल हो जाते हैं तो आप इजीली अपना अकाउंट एमी अकाउंट में जाकर बनाते हैं और फिर आप अपना EOI जिसे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आप वेट करेंगे इन्विटेशंस का। जैसी लकी ड्रॉज हर साल 4 से 5 मरतबा लकी ड्रॉज खुलते हैं और इन अगर लकी ड्रॉज में अगर आपको मेल आ जाती है, आप इनवाइटेड हो जाते हैं, आप अपना वीज़ा फाइल करते हैं और डायरेक्ट जाके आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर परमानेंट रेजिडेंसी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो डे 1 से आप वहाँ के जो है वो तमाम तर आपको जो चीज़ें हैं वो आपको मौसूल होती हैं। आप अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने वाइफ के साथ आप इजीली सेटल डाउन हो सकते हैं। जब एक इमिग्रेशन कंसल्टेंट था तो वो उससे मैंने जब डिस्कस किया इस हवाले से कि क्या वजह है, क्यों ऑस्ट्रेलिया ने इतना टफ कर दिया, उन्होंने ये बात कही कि यहाँ पर लोग क्या करते हैं कि अपने ऑस्ट्रेलिया के अंदर रिटेंशन को बढ़ाने के लिए जब वो यहाँ स्टूडेंट वीज़े पे आते हैं तो वो बोगस एडमिशन होता है। वो जब वो पूरा हो जाता है फिर जाके दूसरे किसी कोर्स में जो है वो एनरोल हो जाते हैं, तो वो अपनी रिटेंशन कर रहे होते हैं क्योंकि वो अपने जो है वो जो इंग्लिश लैंग्वेज की जो एबिलिटी है उसको नहीं रीच कर रहे होते, इसलिए उनको जो है वो वहाँ की जो परमानेंट रेजिडेंसी वो नहीं मिल पाती है। तो एक इस तरीके से दूसरा ये कि इन्फ्लेशन होने की वजह से वहाँ के जो अपने लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं और मुख्तलिफ बिजनेसेस जो है वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया ने अपने इमिग्रेशन के कानून को बहुत ज़्यादा टाइट किए, इस कैटेगरी में नहीं आ सकते तो हम नेक्स्ट क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपके पास ये स्किल 189 सब क्लास कैटेगरी है, अगर आप इसके अंदर ट्राई करते हैं तो ये एक बहुत सुनहरी मौका है, एक गोल्डन चांस है। अगर आपको बैठे बैठे यहाँ से इनविटेशन आ जाती है तो आप जो है वहाँ के परमानेंट रेजिडेंस बन सकते हैं और आपको विद इन अ फ्यू इयर्स वहाँ की नेशनैलिटी ग्रांट कर दी जाती है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।